गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका दोस्त कोच फटोच चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक्ड। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बुक 1 के चैप्टर 3 द यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जब हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया था कि ज़्यादातर हमने तब वही देखा था कि यूएसएसआर जो था रशिया, उसके कोलैप्स के बाद क्या हुआ था, रशिया फॉर्म हुई थी। बट आफ्टर ऑल डीज हमको ये याद रखना चाहिए कि पहले के टाइम पे हमारे दुनिया में 2 सुपर पावर्स थे। अभी रशिया के कोलैप्स के बाद, मतलब बेसिकली यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद अब हमारे पास सिर्फ एक ही सुपर पावर था, दैट वाज द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब इसने, मतलब इस सुपर पावर ने एक हेजेमोनिक रेजिम स्टार्ट किया पूरे वर्ल्ड पे। इसी के बारे में हम चैप्टर में स्टार्ट करने वाले और इसके बारे में हम लोग और थोड़ी चर्चा करने वाले। We have seen that the end of Cold War left US without any serious rivals in the world. तो मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे हम सबको पता है दुनिया में सिर्फ 2 सीरियस राइवल्स थे, सुपर पावर्स थे। Who were they? USSR और आपका US. The era since then has been described as a period of US dominance or a unipolar world. In this chapter, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे the nature, extents and the limits of this domination that was imposed by US all over the world. We begin by narrating the story of rise of New World Order from the first Gulf War to the US-led invasion of Iraq. तो हम इन सब से अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे. Then we will take a pause and continue understanding the nature of US domination with help of the concept of hegemony. तो हम hegemony concept के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे हमको US के domination हमारे पूरे वर्ल्ड में जो हुआ था उसके बारे में हमें थोड़ी और बातें समझ में आएगी. After exploring the political, economic and cultural aspects of US hegemony, we assess India's policy and its options in dealing with the US. तो अगर US और इंडिया दोस्त हो तो हमारे उनके लिए फॉरेन पॉलिसीज और हमारे उनके साथ डीलिंग करने के क्या बोल सकते हैं एस्पेक्ट्स, कि हम लोग किन एस्पेक्ट्स से उनसे डील कर सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, या फिर हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में थोड़ी चर्चा करेंगे. तो आप यहाँ पर राइट में पिक्चर में देख सकते हो अटैक ऑन, जब ये ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स इन न्यूयॉर्क, ये कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 हैज़ बीन सीन एज अ वाटरशेड इवेंट इन कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री. तो ये कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के इस इंसिडेंट को जब भी याद करेंगे कोई, तो उनको हमेशा ही उनकी आंखों से आंसू बहता है. एंड इट्स सीन एज अ वाटरशेड इवेंट. आयशा, जबू एंड अंद्रेई, तो ये बेसिकली 3 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जिनको आप कह सकते हो छोटी छोटी केस स्टडीज. इनके बारे में हम लोग स्टोरी में और आगे, मतलब हम लोग अपने चैप्टर में थोड़ा और आगे जाके पढ़ेंगे, बिकॉज इनसे ना हमारे यूएस हेजेमनी के कंसेप्ट को ये लोग कनेक्ट करते हैं हमारे टेक्स्ट. सच है, यहाँ पे देख सकते हैं आयशा वॉज डूइंग वेरी वेल इन हर स्टडीज एट हाई स्कूल इन आउटस्कर्ट्स ऑफ बगदाद. तो बगदाद के आउटस्कर्ट्स में वो एक हाई स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी. एंड हेंस शी वॉज प्लानिंग टू स्टडी मेडिसिन इन हर यूनिवर्सिटी. 2003 में द मिसाइल स्लैम्ड इनटू अ एयर शेल्टर जहाँ पे वो और उसके दोस्त छुप रहे थे. उस अटैक पे उसने अपना एक पैर खो दिया. नाउ जो मतलब एक लड़की जो अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की टॉपर थी, जो मेडिसिन लेके पढ़ना चाहती, जिसके बहुत सारे एस्पिरेशंस थे, जिसको डॉक्टर बनना था, वो लड़की अभी चलना वापस से सीख रही है. शी स्टिल प्लान्स टू बिकम अ डॉक्टर. उन्होंने अपने सपने नहीं छोड़े, उन्हें डॉक्टर आज भी बनना है. पर पोस्टपोन किसके लिए किया? शी इज ओनली वेटिंग फॉर द फॉरेन आर्मीज टू लीव हर कंट्री. देखिए, जाबू इज अ टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हु लिव्स इन डरबन, साउथ अफ्रीका. तो डरबन, साउथ अफ्रीका से जाबू आते हैं, जो एक टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हैं. उनकी पेंटिंग्स आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स. तो जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स होते उनसे इंस्पिरेशंस लेकर ही वो अपनी ज़्यादातर पेंटिंग्स करते हैं. He wished to go to an art school and later wanted to open his own studio. तो आर्ट स्कूल जाना चाहते थे, अपना एक खुद का स्टूडियो खोलना चाहते थे. However, his father wants him to study for an MBA. तो उनके पापा चाहते हैं कि आप MBA पढ़िए, जिससे आप हमारे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सके, because the business was not doing so well. Jabu's father feels that with an MBA degree, Jabu will be able to make the family business profitable. तो एक अगर MBA की डिग्री उनके हाथ में हो तो वो अपने, मतलब जाबू अपने फैमिली बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकता है, ऐसे उनके पापा समझते हैं. आंद्रेई इज अ यंग मैन लिविंग इन पोर्ट ऑस्ट्रेलिया. सब पोर्ट ऑस्ट्रेलिया से आंद्रेई आते. ही इज अ यंग मैन लिविंग देयर. उनके पेरेंट्स रशिया के इमिग्रेंट्स थे. हिज मदर गेट्स वेरी एंग्री एवरी टाइम आंद्रेई पुट्स ऑन ब्लू जीन्स टू गो टू चर्च.
तो मतलब चर्च में यूजुअली लोग सूट पहन के जाते हैं, ब्लैक सूट, तो मतलब वो थोड़ा रिस्पेक्टेबल और फॉर्मल ओकेशंस के लिए वो फॉर्मल वेयर ही पहनते वहाँ पे। पर ये आंद्रे ऐसे थे, आंद्रे को वहाँ पे ब्लू जीन्स पहनना पसंद था। आंद्रे टेल्स हिज मॉम दैट जीन्स आर कूल, डेनिम्स आर कूल एंड दे गिव हिम अ सेंस ऑफ फ्रीडम। तो उनको ये जीन्स पहन के अपने अंदर से एक सेंस ऑफ फ्रीडम आता है एंड ही फील्स गुड इन इट, ही फील्स ही इज इन फैशन। आंद्रे's फादर रिमाइंड्स हिज वाइफ, तो उनकी वाइफ कहती है आंद्रे को कि आप ऐसा ना कीजिए, तो आंद्रे के पापा उनकी बीवी को ये याद दिलाते हैं कि वो भी एक ज़माने में जीन्स पहनकर ही लेनिनग्राड में घूमते थे। लेनिनग्राड वहाँ पे वो लोग पहले रहते थे, तो लेनिनग्राड में व्हेन दे बोथ कपल, मतलब आंद्रे के पापा और आंद्रे की मॉम दोनों यंगस्टर थे, तब वो लोग वहीं पे जीन्स पहन के ही रहते थे। तो इसलिए उनका बेटा भी ये सब शौक रखता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब आंद्रे के अपने मॉम के साथ एक आर्ग्यूमेंट हुई है। जाबू में भी फोर्स टू स्टडी अ सब्जेक्ट दैट ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन, उनको MBA करने कहा जा रहा है जहाँ पे उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑल दीज, आयशा लॉस्ट हर लेग एंड इज लकी टू बी अलाइव। हाउ कैन वी इवन डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन द सेम ब्रेथ? तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हम लोग एक ब्रेथ में कैसे तो भी डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन एंड मस्ट डू सो, हम लोग को ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। वी शैल सी इन दिस चैप्टर ऑल थ्री हैव बीन इन डिफरेंट वेज अफेक्टेड बाय यूएस हेजेमनी। तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि यूएस हेजेमनी ने इन तीनों को अफेक्ट किया है, चाहे डिफरेंट वेज में, तो अफेक्ट तीनों को ही बराबर किया है। वी विल मीट आयशा, जाबू एंड आंद्रे अगेन, but let us first understand how US hegemony began and how it operates in the modern world. Before we start, तो ये हम लोगों को याद दिलाना अच्छा ही होगा कि जो एक्सप्रेशन अमेरिका हम लोग यूज़ करेंगे, ये बेसिकली दोनों नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कवर करेगा, और यूएस बेसिकली दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स का एक ही कंट्री बनता है। द यूज ऑफ वर्ड अमेरिका सोलली फॉर यूएस इज ऑलरेडी अ साइन ऑफ यूएस हेजेमनी। तो अमेरिका का नाम छोड़कर उसको यूएस कहना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहना, खुद एक हेजेमनी का साइन है, और हम इसकी बिगनिंग और इसके बारे में और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। द सडन कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन टुक एवरीवन बाय सरप्राइज। तो जो सोवियत यूनियन का शॉक थेरेपी के बाद कोलैप्स हुआ था, और सर शॉक थेरेपी क्यों, वो तो एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव अप्रोच था, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिन कारण उसका कोलैप्स हुआ, और वी कुड से उनका कोलैप्स ज़्यादा स्पीड अप हो गया। तो ये पूरे दुनिया के लिए एक शॉक की तरह आया था। वाइल वन ऑफ द टू सुपर पावर सीज टू एग्जिस्ट, तो मतलब यूएसएसआर अब और ज़्यादा मतलब और आगे एग्जिस्ट करता नहीं था, तो इट सीज टू एग्जिस्ट। द अदर रिमेन विथ ऑल इट्स पावर इंटैक्ट। तो जो दूसरा था मतलब अपना यूएस या फिर कह सकते हैं अमेरिका, वो अपने सारे पावर्स के साथ इंटैक्ट रिमेन करता था, एंड इवन कुछ पावर्स उनकी एनहांस भी हुई थी। Thus it would appear that US hegemony began in 1991 after the Soviet power had disappeared from the international scene. तो ऐसा आपको लगता होगा कि यूएस हेजेमनी तब स्टार्ट हुई 1991 में, जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स में से डिसअपियर हो गई, पर ऐसा नहीं है। दिस इज लार्जली करेक्ट, पर हम लोग इसको तब भी नहीं सही कह सकते क्योंकि इसके दो राइडर्स थे। तो पहला राइडर ये होगा कि एज वी शैल सी इन दिस चैप्टर, some aspects of US hegemony did not emerge in 1991, but वो पीछे जाते हैं to the time of 1945 in the end of Second World War। तो ये तब का टाइम है जब वहाँ पे तब हम लोग देखते थे कि US hegemony के थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, US hegemonic पावर की तरह इवॉल्व हो रही है, एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स अ यूनिपोलर नेशन, मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं। सेकेंड, the US did not start behaving like a hegemonic power right from 1991. This became clear that world was living in hegemonic power, मतलब हेजेमनी में हमारी वर्ल्ड रह रही है, इसके बारे में हमें थोड़े बाद में पता चला। आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं कि दोनों तरफ कितने सारे रेगिस्तान के गाड़ियाँ पड़ी और टूटी फूटी पड़ी, मतलब आप कह सकते हो कि बॉम्ब स्ट्रक हुआ होगा, मिसाइल ड्रॉप्स हुई होगी, तो ये वही है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ बर्न्ड एंड ब्रोकन व्हीकल्स वाज टेकन ऑन द हाईवे ऑफ डेथ। तो इस रास्ते को कहते हैं हाईवे ऑफ डेथ। इट्स अ रोड बिटवीन कुवैत एंड बसरा। तो कुवैत और बसरा के बीच में ये रास्ता आता है, आप कह सकते हो हाईवे आता है, जिसको हाईवे ऑफ डेथ कहा जाता है। इसका कहानी ये है कि दिस वाज द हाईवे फ्रॉम विच इराकी आर्मी के रिट्रीटिंग पीपल वे कम, मतलब रिट्रीटिंग आप कह सकते हो मेंबर्स और जो थोड़े बहुत इनोसेंट लोग भी थे, वो लौट रहे थे।
एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स ने यहाँ पे 1991 के फरवरी में ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी थी। सम कमेंटेटर्स सजेस्ट दैट कि जैसे हम मानते हैं कि फर्स्ट दो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे यूएस ने, वो भी करना ज़रूरी नहीं था। जो हमारे आप कह सकते हो लिटिल बॉय एंड फैट मैन, उनकी ड्रॉपिंग ज़रूरी नहीं थी हिरोशिमा नागासाकी पे। वैसे ही हमारे कुछ कमेंटेटर सजेस्ट करते हैं कि यूएस फोर्सेस डेलिबरेटली बॉम्ब द स्ट्रेच ऑफ हाईवे वे फ्लीइंग एंड आउट ऑफ कॉम्बैट। मतलब ये इराकी लोग कोई थ्रेट नहीं थे, इराकी सोल्जर्स वर नॉट थ्रेट, दे वर ओनली स्ट्रक इन द फ्रेंजी ट्रैफिक जैम। तो मतलब इतने लोग यहाँ पे हॉरर स्ट्रक है कि यहाँ पे वॉर हो रहा है, गल्फ वॉर चल रहा था, तो सब वहाँ से भागने की कोशिश में इतना खतरनाक यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगा था कि victims included Kuwaiti prisoners and hostages, also some Palestinian civilian refugees। तो यूएस ने सोल्जर्स को मारने के लिए एक एरिया में इतनी बॉम्बिंग कर दी कि इतने सारे लोग, प्रिजनर्स, हॉस्टेजेस, पैलेस्टीनियन सिविलियन रेफ्यूजीज, सब बेचारे मर गए। Many observers called this a war crime and violation of Geneva Conventions। तो जिनीवा ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके कन्वेंशंस एंड लॉज। तो कहा जाता है कि दिस वाज अ वायलेशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन ऑल्सो। इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत। तो 1990 में अगस्त के इराक ने कुवैत पे हमला किया एंड इट स्टार्टेड टू ऑक्यूपाई द कुवैत क्वाइट रैपिडली एंड सब्सिक्वेंटली कुछ टाइम में उसने उसको अनेक्स भी कर लिया, मतलब उसको अपने अंदर ले लिया। सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक टू क्विट इट्स एग्रेशन। तो यूएन क्या, यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत। तो यूनाइटेड नेशंस ने अपनी मंजूरी दे दी कि आप कुवैत को लिबरेट करो इवन बाय फोर्स। फॉर द यूएन दिस वाज अ वेरी ड्रामेटिक डिसीजन आफ्टर द इयर्स ऑफ डेडलॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के ईयर्स में कहीं पे भी हॉट वॉर या फिर किलिंग्स या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पीक पे एस्केलेशंस। वहाँ पे सिर्फ जुबानी जंग होती थी, आइडियोलॉजिकल बैटल्स होती थी। तो इतने सालों के डेडलॉक के बाद ये डिसीजन लेना कि आप लिबरेट करो कुवैत को इवन बाय फोर्स was quite a dramatic decision from UN side। तब हमारे यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश। He hailed the emergence of a new world order। तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मोटो को हेल करते थे and he was like quite in support of it। A massive coalition force of 6,60,000 troops from 34 countries fought against Iraq and defeated it in। तो आप कह सकते हो कि मतलब इतने बड़ी ट्रूप के सामने ऑब्वियसली इराकी सोल्जर्स कुछ कर तो पाते नहीं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इराक का सामना हुआ था 34 कंट्रीज के ट्रूप के कोलिशन में, और इस कोलिशन में 6,60,000 ट्रूप्स इन्वॉल्व थे। एंड दिस केम अंडर द यूएन ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आप कह सकते हो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वॉज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन। तो हम पढ़ रहे ज़रूर है कि इसमें 34 कंट्रीज ने पार्ट लिया था, बहुत सारे कंट्रीज में इसने हिस्सा लिया था, बट एक्चुअली इट वाज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन। क्योंकि इसके जो लीडर थे, इस टीम के जो लीडर थे आप कह सकते हो, वो भी थे एक अमेरिकन जनरल जिनका नाम था नॉर्मन स्क्वाड्शॉफ। इनका अगर सरनेम में अच्छे से ना लो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। नॉर्मन स्क्वाड्शॉफ led the UN coalition and nearly 75% of the coalition forces were from the US। तो मैंने कहा 34 कंट्रीज को भी लाए, बट स्टिल 75% तो हमारे यूएस के ही थे। ऑल्दो इराकी प्रेसिडेंट, तो सद्दाम हुसैन तब में इराकी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस 34 कंट्रीज के कोलिशन को ये प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को मदर ऑफ ऑल बैटल्स दूंगा। तो सारे बैटल्स, अगर आप सोच रहे हो कि मतलब वर्ल्ड वॉर 2 वॉज द वर्स्ट थिंग मैन कुड एवर डू, तो ये सद्दाम हुसैन ने प्रॉमिस किया था ही वुड गिव यू अ मदर ऑफ इट। मतलब सारे बैटलों का जो बाप होगा, सबसे बड़ी जो बैटल होगी, मतलब यहाँ पे मदर बोला उसने विद रिस्पेक्ट, तो जो सबसे बड़ी बैटल आप इमेजिन कर सकते हो वो आपको सद्दाम हुसैन प्रॉमिस कर रहा था तब के टाइम पे। सो ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट। द इराकी फोर्सेस वर क्विकली डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम कुवैत। बट इसके कॉन्ट्ररी में क्या हुआ, इराकी फोर्सेस को बहुत जल्दी डिफीट कर दिया गया एंड वो फोर्स्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम कुवैत। तो जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था, this revealed vast technological gap that had opened between US military and other states। तो फर्स्ट गल्फ वॉर से हमको ये पता चल गया था कि यूएस मिलिट्री बाकी कंट्रीज के मिलिट्री से कई गुना अच्छी और कई ज़्यादा बेटर है।
इस टाइम पे द हाईली पब्लिसाइज्ड यूज ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट बॉम्ब्स बाय द यूएस लेड मतलब बाय द यूएस लेड ऑब्जर्वर्स टू कॉल दिस अ कंप्यूटर वॉर। और उसके बाद इनका जो टेलीविजन में एक बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड कवरेज होता था, और फिर इनके गेम्स मतलब आप कह सकते हो कि मतलब ये जो कोल्ड वॉर हमारा बोल सकते हो गल्फ वॉर गेम्स थे, वीडियो गेम्स, वो मार्केट में फ्लड कर दिए गए थे। और फिर लोग अपने घर में लिविंग रूम के कंफर्ट से वॉर के लाइव फुटेजेस देख रहे थे, तो इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता था। Incredibly, the US may actually have made a profit from the war. According to many reports, the US received more money from countries like Germany, Japan and Saudi Arabia than it had spent on the war. तो मतलब उन्होंने जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज से इतना सारा पैसा ले लिया जिससे मतलब उनसे तो कम ही उन्होंने अपने वॉर में यूज़ किया होगा। तो आप हमेशा सुनते होंगे, मतलब हम लोग कभी कोई मूवी देखे वॉर रिलेटेड तो उसमें सुनते हैं कि वॉर इज़ नॉट गुड, क्योंकि वॉर हमारे कंट्री को पॉवर्टी की तरफ धकेल देगा। नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। यहाँ पे भाई यूएस ने तो वॉर करके भी प्रॉफिट कमा लिया था। द क्लिंटन ईयर्स, डिस्पाइट विनिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर, जॉर्ज H.W. बुश लॉस्ट द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1992। और वो किन से हारे? विलियम जेफरसन या बिल क्लिंटन। तो आई गेस आपने दोनों ही नाम सुने होंगे और दोनों नाम ही बहुत फेमस है, ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जॉर्ज H.W. बुश तो रिपब्लिक पार्टी के थे, तो उनको डेमोक्रेटिक पार्टी के विलियम जेफरसन और बिल क्लिंटन, जो आपको सही लगे, पर हम लोग क्लिंटन ईयर्स पढ़ रहे तो आप प्लीज़ बिल क्लिंटन नाम ही याद रखिए कि बिल क्लिंटन ने हराया था। तो आप सोच रहे होंगे कि गल्फ वॉर हमने देश को जिता दिया, उसके बाद भी वो इलेक्शन क्यों हारे जॉर्ज बुश? तो आंसर इसका यहाँ लाई करता है कि देखिए, वॉर हो रही है अपनी जगह, पर कॉमन मैन के तो अपने इशू है। एक कॉमन मैन तो अपनी जंग रोज लड़ता है। जब भी आप देख रहे हैं कि मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, तेल के दाम बढ़ रहे, खाने का दाम बढ़ रहा है, तो एक कॉमन मैन तो अपनी जंग रोज लड़ रहा है, चाहे साल में 3 या 5 बार ही हमारे मिलिट्री वाले लड़े। आई मीन उनका वैल्यू ज़्यादा है स्टिल, बट हम लोगों के भी अपने कॉशंस है। तो वही बात है, जो बिल क्लिंटन थे he was fighting on some soft issues, not the hard issues like the foreign policy or military issues. बिल क्लिंटन इसी कारण, जो सॉफ्ट इश्यूज आप कह सकते हो कि हमारे डेमोक्रेसी के प्रमोशंस, क्लाइमेटिक चेंज, प्राइसेस हाइक्स, फिर हमारा एक्सप्लॉयटेशंस, पॉवर्टी, ये सब लेके वो चल रहे थे। इसी कारण 1996 में बिल क्लिंटन एक और बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत गए एंड हेंस वो प्रेसिडेंट रहे उस देश के, मतलब यूएस के, फॉर 8 years. During the Clinton years, it was often seen that US had withdrawn into internal affairs. तो उन्होंने US ने एक तरह से अपने internal affairs से एक पार्ट पीछे ले लिया था, and it was not so more like engaged and fully functional in the world politics. In foreign policy, the Clinton government tended to focus on soft issues like democracy promotion, मतलब democracy promotion कि मतलब हर देश को कहना कि भाई आप अपने देश में डेमोक्रेसी क्यों लागू नहीं करते और कितने दिन तक आप लोग मोनार्की में रहेंगे, डेमोक्रेसी इज गुड, क्लाइमेटिक चेंजेस, फिर वो ग्लोबल वार्मिंग को लेके सेमिनार्स करना, और वो लोग ऐसी चीज़ें लेके चलते थे, या फिर जो वर्ल्ड ट्रेड्स थे उनको लेके वो लोग बेसिकली क्लिंटन ईयर्स में यूएस की फॉरेन पॉलिसी रहती थी, एंड दे अवॉइडेड द हार्ड पॉलिटिक्स ऑफ मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी। Nevertheless, US on occasion did show its readiness to use military power even during the Clinton years. तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्लिंटन ईयर्स में यूएस की आर्मी थोड़ी पीछे हो गई थी या वो थोड़ी वीक हो गई थी, बिल्कुल नहीं। तो इसने कुछ इंस्टेंसेस में एक मतलब जवाबी हमला होता है ना, वो बहुत बखूबी दिया था। जैसे कि 1999 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड हुआ था। दिस वाज इन द रिस्पॉन्स टू द यूगोस्लावियन एक्शंस अगेंस्ट अल्बेनियन पॉपुलेशन इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो। तो कोसोवो में जो अल्बेनियन पॉपुलेशन था उसको यूगोस्लावियन लोग थोड़े टॉर्चर करते थे, किलिंग्स हो रही थी, मास ब्रूटैलिटी हो रही थी। तो इसके अगेंस्ट में एयर फोर्सेस ऑफ द नेटो कंट्रीज, मतलब बेसिकली यूएस और उनके अलाइज ने, लेड बाय द यूएस, तो यहाँ पे भी लीडर यूएस ही था, bombarded the targets around Yugoslavia for well over 2 months, forcing the downfall of the government of Slobodan Milosevic. तो अपने स्लोबोडान मिलोसेविक की गवर्नमेंट को कोलैप्स करने को उसने कंपेल किया एंड स्टेशनड ऑफ नेटो फोर्स इन कोसोवो। तो कोसोवो में भी एक पपेट रेजिम सेटअप कर दिया
जो नेटो फोर्सेस के अंदर रहे। So this was an instance, and also there was another significant instance. It was in response to the bombing of US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, also Tanzania। तो इन 4 जगहों के US embassies में जब बॉम्बिंग हुई थी 1998 में, तो इसके रेस्पॉन्स में जो एक्चुअली कहा जाता था कि अलकायदा ने किया था। अलकायदा बेसिकली इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडियाज। तो इसलिए विदिन अ फ्यू डेज ऑफ बॉम्बिंग प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर्ड ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो इनफाइनाइट रीच को उन्होंने लागू किया, दो इट वाज अ सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अलकायदा टेररिस्ट टारगेट्स इन सूडान एंड अफगानिस्तान। तो जहाँ जहाँ भी इनको लगता था कि सूडान एंड अफगानिस्तान में अलकायदा के टेररिस्ट छुपे हुए हैं, यूएस ने अपने क्रूज मिसाइल्स का स्ट्राइक किया था। द यूएस आल्सो डिड नॉट बॉर्डर टू सैंक्शन और गेट सम प्रोविजंस फ्रॉम यूएन or the international laws in this regard. It was alleged that some of the targets were civilian facilities unconnected to terrorism. तो इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि some of the targets were civilians unconnected to terrorism. तो उनका कोई कनेक्ट ही नहीं है टेररिज्म से, वो बेचारे भी मारे गए थे इन बॉम्बिंग्स में। 9/11 and the global war on terror. So September 11, 2001 में 19 hijackers hailing from a number of Arab countries took control of 4 American commercial aircraft. तो अरब के अलग अलग कंट्रीज में से 19 हाईजैकर्स ने 4 प्लेन को हाईजैक किया, और ये हुआ था सितंबर 11, 2001 में। तो 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को इन्होंने हाईजैक किया, तो इसका मतलब 4 अलग अलग जगहों पे क्रैश हुए थे। तो ये सारे के सारे जो 4 जगहें थे, वहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स मानी जाती है हमारे यूएस के, तो वहीं पे ये सब हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हर एक फ्लाइट को एयरलाइन में कहा गया है यहाँ पे, 1 एयरलाइन ईच क्रैश्ड इनटू द नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ एंड साउथ टावर्स में एक ने क्रैश किया था, मतलब 2। थर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इनटू द पेंटागन बिल्डिंग इन आर्लिंगटन वर्जीनिया। तो आर्लिंगटन वर्जीनिया में जो पेंटागन बिल्डिंग है, दिस इज द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट्स हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे तीसरी एयरक्राफ्ट ने क्रैश लैंडिंग की थी, और चौथी एयरक्राफ्ट प्रेज्यूमली वाज बाउंड टू गो इनटू द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस, जो वहाँ का मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स रिलेटेड, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है। वो वहाँ पे अटैक करता है या क्रैश होता है, बट एक्चुअली वो पेंसिल्वेनिया के फील्ड्स में क्रैश लैंडिंग कर चुका था। These attacks were known as the 9/11. The attacks killed nearly 3,000 persons, and they have been compared to the British burning of Washington DC in 1814 and the Japanese attack on Pearl Harbor in 1941. However, in terms of loss of life, 9/11 आप कह सकते हैं कि was the most severe attack on Soviet soil, US soil since the country found it in 1776. तो तब से लेके अब तक, मतलब जब ये हुआ था 9/11 को, तब से लेके अब तक 9/11 का इंसिडेंट ही सबसे बड़ा और सीवियर इंसिडेंट कह सकते थे। US response to 9/11 was swift and ferocious. Clinton had been succeeded in the US presidency by George W. Bush. तो जॉर्ज H.W. बुश के बेटे रिपब्लिकन पार्टी में आए थे और उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शंस को जीता था। So he was son of. So unlike Clinton, Bush had a much harder view of US interests and of the means by which to advance them. As a part of its propaganda of global war on terror, the US launched Operations Enduring Freedom. तो Operation Enduring Freedom को उन्होंने स्टार्ट किया। It was against all those suspected to be behind this attack. तो वो बेसिकली हर मुस्लिम को ही सस्पेक्ट करते थे, and they were basically also suspecting Al-Qaeda and Taliban regimes in Afghanistan कि ये यहीं से हुए। So तालिबान regime को ओवरथ्रो बहुत easily कर दिया था इन्होंने, but remnants of Taliban and Al-Qaeda have remained potent, as it's clear from the number of terrorist attacks launched by them against Western targets since. तो जो वेस्टर्न टारगेट्स होते हैं उनके खिलाफ बहुत सारे आज के डेट पे भी अल-कायदा और तालिबान अटैक्स लॉन्च करते हैं। कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के अगेंस्ट थी, उसके एक बदला लेने के तरफ से ये सब होता है आज के डेट पे भी।
The US forces made arrests all over the world, often without the knowledge of governments of the persons being arrested. तो उस देश के गवर्नमेंट को बिना बताए भी कभी कभार उनको अरेस्ट किया जाता था. एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड दीज पीपल, मतलब एक लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था अक्रॉस कंट्रीज एंड डिटेन्ड इन सम सीक्रेट प्रिजन्स. तो आप इन सीक्रेट प्रिजन्स में से एक बहुत फेमस प्रिजन आपने शायद ही सुने भी होंगे हॉलीवुड फिल्म में, तो गुआंटानामो बे. तो गुआंटानामो बे इज अ यूएस नेवल बेस इन क्यूबा वेयर प्रिजनर्स डिड नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो यहाँ के प्रिजनर्स जो मतलब मानते कि सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रिजनर्स होते हैं और यहाँ के प्रिजनर्स को इंटरनेशनल लॉ की प्रोटेक्शंस नहीं मिलती, उनका ह्यूमन राइट से कोई नाता नहीं होता, एंड दे ऑल्सो डोंट कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ देयर ओन कंट्री और यूएस. इवन द यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट दिस प्रिजनर्स. तो यहाँ पे यूएस के एंडी सिंगर के द्वारा कुछ यूएस फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर कुछ कॉमिक स्ट्रिप्स बनाई गई, आप इनको देख सकते हैं अपने फ्री टाइम पे, जिससे आपको यूएस फॉरेन पॉलिसी के जोक के बारे में पता चलेगा, सार्काज़म के बारे में. तो बेसिकली कंप्लीट सार्काज़म ही है. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर. इन सेकेंड पार्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम इराक इन्वेजन. सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो के बारे में खबर मिलती रहे. थैंक यू. फिर मिलते हैं.